हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में अपने डिस्कस करेंगे, वन सेकेंड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 5। अपने क्या डिस्कस कर रहे थे? अपने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। आई थिंक ये सभी को विजिबल है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 5, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर अपने डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। और हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सिंपल क्यूबिक में हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और क्यूबिक क्रिस्टल में हमने देयर आर 3 टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक डिस्कस किया था। थर्ड हमने डिस्कस किया था एफसीसी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। ये सभी क्रिस्टल टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे। आज अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फोर्थ टाइप की जो अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। फिफ्थ टाइप की जो स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करेंगे दैट इज डायमंड क्यूबिक। काफी इंपॉर्टेंट है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और जो उसके बाद में नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे सिक्स टाइप की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, दैट इज NaCl डिस्कस कर लेंगे। NaCl के बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे सीजियम क्लोराइड डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे जिंक सल्फाइड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने एक ग्रेफाइट है हमारे पास में। देखते हैं इस लेक्चर में अपने कितनी कवर कर पाते हैं। मेरे हिसाब से 4 या 5 अपने कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। एक आधी रह जाएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे। आई थिंक ये सभी को विजिबल है ना स्क्रीन पे। हाँ जी, तो ये हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। सबसे पहले अपने बात करते हैं एचसीपी की, वैसे ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अलग अलग अपने पॉइंट्स में। मैं कंप्लीट ये जो टॉपिक है वो पॉइंट्स में डिफाइन कर रहा हूँ। हर एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ और उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ में। जैसे सिंपल क्यूबिक किया, बीसीसी किया हमने, एफसीसी किया। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआईआर नेट। यदि एग्जाम की बात करें, सीएसआईआर नेट की बात करें, गेट की बात करें, इन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आईआईटी जैम वगैरह में भी थोड़ा बहुत इन तीनों से पूछा जाता है, इनसे बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी आईआईटी जैम वाले स्टूडेंट जस्ट का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा ये, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे अपने, सबसे पहला है हमारे पास में एचसीपी क्रिस्टल के बारे में। जो आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एचसीपी क्रिस्टल। एचसीपी क्रिस्टल, एचसीपी क्रिस्टल की बात करें तो इसको अपने, इसका जो फुल नेम है वो है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। व्हाट इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हमारे पास में 12 के इक्वल होगा या 12 से ज्यादा होगा। और जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारे पास में वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 74% होगा फॉर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड इन क्यूबिक क्रिस्टल देर आर वन स्ट्रक्चर दैट ओबे दिस कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें 12 है और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमारे पास में 74% है। वो स्ट्रक्चर कौन सी है? वो एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, 12 से ज्यादा है हमारे पास में, 12 है। और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास में 74% है। तो हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दिस ऑल्सो फॉलो दिस टू कंडीशन। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहेंगे। और क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होते हैं। जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये लेयर्स फॉर्म में होगी। यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप की जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो लेयर फॉर्म में होती है। इसमें अपने डिफाइन कर सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से।
हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को अपने कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास में ए बी फॉर्म की होगी। ठीक है, ए बी फॉर्म की मतलब इसमें एक लेयर होगी, नीचे वाली ए लेयर होगी, फिर एक डिफरेंट टाइप की ऊपर उसके लेयर होगी, कॉन्जुगेटिव लेयर होगी, फिर उसके टाइम उसके ऊपर सेम हमारे पास में इसी टाइप की लेयर होगी, फिर दोबारा हमारे पास में बी लेयर होगी। तो ये पैटर्न रिपीट होगा। जो हमारे पास में फर्स्ट लेयर होगी एटम की, जिसमें अपने एटम प्लेस करेंगे या लैटिस पॉइंट को प्लेस करेंगे, उसको ए टाइप कहेंगे। और ये जो ऊपर वाली होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। जो सबसे नीचे वाली ए टाइप की लेयर होगी उसमें हमारे पास में जो एटम है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस टाइप से होगा। एक सेंटर में एटम होगा और ये जो एटम है वो 6 एटम को कवर करके रखेगा, 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास में ए लेयर होगी जिसमें ये हमारे पास में एटम होंगे, या इनको लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक जो एटम है सेंट्रल एटम है, इट कवर्स दी 6 एटम, 6 एटम के ये टच में हमारे पास में इस टाइप से। और ये जो एंगल बनेगा हमारे पास में, और ये जो एंगल बनेगा हमारे पास में, ये 120 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला एंगल। दिस इज एंगल ऑफ 120 डिग्री। और इसके ऊपर एक और लेयर होगी जिसमें हमारे पास में 3 ही एटम होंगे। जो बी लेयर होगी हमारे पास में कुछ इस टाइप से होगी। जो बी लेयर है वो कुछ इस टाइप से होगी जिसमें 3 एटम होंगे, और उसको कुछ इस टाइप से प्लेस किया जाएगा कि यहाँ पे जो खाली स्पेस है, इन 3 एटम को एक एटम टच करेगा, इन 3 एटम को यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास में एक लेयर बनेगी। ये 3 एटम की एक लेयर बनेगी। इन बी जो स्ट्रक्चर होगी वो 3 एटम की एक लेयर होगी। और ये जो तीनों के तीनों एटम है वो इस सेंट्रल एटम को, ये जो सेंट्रल एटम है हमारे पास में, इसको टच करेंगे। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा इसको। एक सेकेंड, ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो, जो बी लेयर है हमारे पास में उसमें 3 एटम होंगे, 3 लैटिस पॉइंट होंगे, और ये तीनों के तीनों जो लैटिस पॉइंट है ये जो सेंट्रल एटम है हमारे पास में इसको टच करेंगे। तो एक यहां होगा हमारे पास में, दूसरा यहां होगा हमारे पास में, और तीसरा यहां होगा हमारे पास में। ठीक है, तीनों जो एटम है इन 6 को भी टच करेंगे वो हमारे पास में, और जो ये सेंट्रल एटम है उसको भी वो टच करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास में बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, ए बी ए बी ए बी। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसको थोड़ा सा 3D में यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप से अपने बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखो 3D में अपने कुछ इस टाइप से इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले ये एक लेयर है सबसे नीचे वाली, एक सेकेंड, सबसे नीचे वाली ये लेयर है हमारे पास में जिसमें 6 एटम है, और ये सभी आपस में टच कर रहे हैं, और एक सेंटर में एटम है हमारे पास में जिसको ए लेयर कह देंगे। और एक लेयर बी लेयर होगी हमारे पास में जिसमें जो एटम होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, 3 एटम होंगे यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट एटम होगा वो कहाँ, इस पॉइंट पे लाई करेगा कहीं, सेकंड एटम वो कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा, और जो थर्ड एटम होगा वो इस पॉइंट पे लाई करेगा इस टाइप से। और ये जो तीनों के तीनों एटम होंगे वो इसको टच कर रहे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर सेम टाइप की एक और लेयर होगी हमारे पास में, ए टाइप की। यहाँ पे हमारे पास में, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं। इसको यहाँ बना देता हूँ मैं कंप्लीट डायग्राम को। देखो इस टाइप से हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी, जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से होगी। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। ये एक फर्स्ट लेयर होगी हमारे पास में जिसमें 6 एटम होंगे, और एक सेंटर में एक एटम होगा जो इन 6 एटम को टच करेगा। और एक हमारे पास में इस टाइप की बीच की लेयर होगी, ये बीच वाली लेयर होगी, और एक हमारे पास में नीचे सेम टाइप की और लेयर होगी इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास में कॉम्बिनेशन होगा। ये जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट होगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, सॉरी इससे कनेक्ट होगा,
ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा और ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, और ये पॉइंट है कहीं यहाँ इस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा और ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। इस टाइप के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉर्म बनेगी हमारे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ होगा इस टाइप से, ये इसको मैच करेगा, ये इसको मैच करेगा और ये वाला इसको मैच करेगा। आई होप ये जो डायग्राम है तुम्हें कुछ क्लियर हो रहा हो यहाँ से। वैसे मैं गूगल से भी कोई पिक ले सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। यदि अपने बात करें, यदि अपने यहाँ पे डिस्कस करें HCP स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डायग्राम आ जाएंगे तुम्हारे पास में। HCP जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हो, ये सिंपल सी इमेज दिख रही है यहाँ पे तुम्हें, ये आई थिंक विजिबल है सभी को। यहाँ पे देख सकते हो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई भी डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाली नहीं है HCP, हाँ ये वाली स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, ये वाले जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, यहाँ पे देख सकते हो ये 6 एटम है, एक सेंटर में, ये 3 एटम यहाँ पे इस टाइप से है और ये हमारे पास में नीचे 6 एटम है। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको HCP स्ट्रक्चर कहेंगे। बाकी गूगल सर्च कर सकते हो, बहुत सारे तुम्हें स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें डिटेल में जाने की इतना ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास में HCP स्ट्रक्चर है, और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपनी बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहेंगे, और इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास में, एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे नियरेस्ट नेबर की बात करें या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, और नाम से ही क्लियर है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। क्यों 12 होगा? नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लिखा है। क्लोज पैक्ड का मतलब ही है या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा या 12 से ज्यादा होगा। तो 12 से ज्यादा वाला केस अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है कोई, तो 12 ही होगा हमारे पास में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर। और कैसे होगा 12 वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, किसी भी अपने एटम की बात करें, किसी भी अपने सेंट्रल एटम की, लेट्स से इस एटम की अपने बात कर लेते हैं, ये वाला एटम है हमारे पास में, ये वाला एटम है, ये इसके टच में है, इसके टच में, 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 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एटम तो ये हो गए। और ये वाला एटम इन तीनों के टच में भी है, 7 8 9, और इसके ऊपर एक सेम टाइप की ये वाली लेयर और होगी, ऊपर यहाँ पे एक लेयर और होगी हमारे पास में बी टाइप की, क्योंकि ये ए टाइप की है, ये बी टाइप की है, ये ए टाइप की है, तो ऊपर बी टाइप की एक और होगी जिसमें 3 एटम और होंगे। तो 6 प्लस 3 प्लस 3, 6 3 9 3 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। और यदि अपने नियरेस्ट नेबर जो हमारे पास में एटम होंगे वो 12 होंगे। और यदि अपने बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, इन दो, ये दो एटम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, ये सभी डिस्टेंस सेम होगी हमारे पास में, a डिस्टेंस होगी। तो नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में a होगी। और यदि अपने बात करें यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a, जो हमारे पास में एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर जो है a है, उसमें यदि रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड नियरेस्ट नेबर, सॉरी, एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर, तो क्या रिलेशन होगा यहाँ पे देख सकते हो, क्या रिलेशन होगा,
इसको इसकी बात करो, ये एटम सभी टच कर रहे होंगे, मैंने अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन ये एटम आपस में टच कर रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारे पास में एक एटम है, ये हमारे पास में एक एटम है, ये डिस्टेंस ए है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो यहाँ पे 2r इक्वल टू ए होगा, r इक्वल टू ए बाय 2 होगा हमारे पास में। तो ये एक हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें, ये कंप्लीट एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, HCP का ये एक यूनिट सेल है कंप्लीट, ये जो कंप्लीट पोर्शन दिख रहा है ये एक यूनिट सेल है। अब इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की बात करें, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे इस यूनिट सेल में? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, तो देखो नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की बात करते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे हमारे पास में? इफेक्टिव एटम मतलब इस ये जो यूनिट सेल है ये कंप्लीट एक यूनिट सेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होंगे हमारे पास में, वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की बात करें तो 3 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि ये जो अंदर वाले 3 है ये तो होंगे डायरेक्ट, और ये जो 6 है हमारे पास में, अब ये जो 6 एक हमारे पास में इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये 6 एटम इसके साथ में लगे हुए 1 2 3 4 5 6, और इस टाइप से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये बेस बन रहा है इसका। तो इस पोर्शन में कितने होंगे? इस पोर्शन में हमारे पास में ये जो हमारे पास में बेस है इस यूनिट सेल का, ये कंप्लीट बेस है, तो इस बेस के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट सेल कितने होंगे वो हमें बताने, ये बेस है। ठीक है, तो इसमें एक एटम, ये जो ये वाला एटम है हमारे पास में, ये वाला, इसका 1/6 पोर्शन होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस एटम का भी 1/6 पोर्शन होगा, तो 6 इंटू 1/6। ठीक है, और जो अंदर जो बीच वाला एटम है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो एटम है, इस ये कुछ पार्ट इसका नीचे रहेगा, कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, तो हाफ नीचे होगा वो तो बाहर होगा इस यूनिट सेल से, और हाफ ऊपर होगा वो इसके अंदर होगा, प्लस 1/2 इंटू 1, क्योंकि एक ही है, और 3 ये हो गए, और सेम कहानी ऊपर वाले जो लेयर है उसमें भी होगी, तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 लेयर ऐसी इस यूनिट सेल के अंदर जिसमें ये कहानी हो रही है, और एक में डायरेक्ट 3 ऐड हो रहा है। तो 3 प्लस 6 इंटू 1/6, 1 प्लस 1/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होंगे वो होंगे हमारे पास में 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हमारे पास में देखो एक कॉन्सेप्ट और, यदि सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें अपने यहाँ पे, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे हमारे पास में? सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड, अब देखो यदि इस एटम की अपने बात करें, जो हमने सबसे नीचे वाला एटम लिया था ये वाला, इस एटम की बात करें, तो इस एटम की अपने बात कर रहे थे, इसके नियरेस्ट नेबर कितने थे हमारे पास में? इसके नियरेस्ट नेबर थे 3 तो ऊपर थे, 6 ये साइड वाले थे, 3 नीचे थे। तो जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा इस एटम का, वो ये वाला होगा, ये सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, और ऐसा ही एक यहाँ नीचे होगा। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कितना होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में 2 होगा, और डिस्टेंस कितनी होगी? ये कंप्लीट डिस्टेंस होगी जो इसकी यूनिट सेल की कंप्लीट हाइट है, तो इस हाइट को अपने c कंसीडर कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी सेकंड नियरेस्ट नेबर की, डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, वो हमारे पास में कितनी होगी? c होगी। लेकिन ये जो c है वो एक अननोन क्वांटिटी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अपने कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो c हाइट है इस यूनिट सेल की, उसको अपने कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में HCP में, वो है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड लैटिस पैरामीटर, ये अपने कैलकुलेट करते हैं। जो लैटिस पैरामीटर और हमारे पास में जो हाइट है उसमें क्या रिलेशन है उसको अपने कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
अब देखो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, जो सी हाइट है हमारे पास में, ये कंप्लीट सी हाइट है, इसको हमें कैलकुलेट करना है और ए के साथ हमें इसका रिलेशन बनाना है। तो देखो कुछ इस टाइप से अपने इसको बना सकते हैं। जो हमारे पास में देखो नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, समझने की कोशिश करना। जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से हमारे पास में, ठीक है। इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट ले लेते हैं, और ये एक हमारे पास में सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने ओ पॉइंट ले लेते हैं। और इसके जस्ट ऊपर हमारे पास में एक लेयर है जिसमें 3 पॉइंट है हमारे पास में, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है इस पोजीशन। ये पॉइंट हमारे पास में इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इस पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो हाइट है यहां से, वो हमारे पास में c/2 है, क्योंकि ये हाफ पोजीशन पे है। जो यूनिट सेंटर, जो यूनिट सेल है हमारे पास में, इसके जस्ट सेंटर में ये लेयर है, तो मतलब इस पॉइंट को अपने c/2 कह देंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास में, ये वाले जो डिस्टेंस c/2 है। तो यहां से अपने रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। कम c/2 निकल जाएगा तो c भी निकल जाएगा हमारे पास में। तो यहां से देखो इस पॉइंट को अपने कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज आवर z पॉइंट। ये हमारे पास में z पॉइंट है, और ये एटम इन एटम को टच कर रहा है सभी को, ठीक है। ये एटम इन सभी एटम को टच कर रहा है, और इस एटम को भी टच कर रहा है ये। मतलब ये जो 3 एटम है, इन तीनों एटम के ऊपर ये एटम रखा हुआ है। ये 3 एटम है हमारे पास में, इन तीनों एटम के ऊपर ये वाला एटम रखा हुआ है हमारे पास में। ये जो हमारे पास में ये वाला यहाँ पे एटम बनाया है मैंने, ये इन तीनों एटम के ऊपर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस भी a है हमारे पास में। तो इसको थोड़ा सा यदि मैं अलग बनाऊं यहाँ पे इस डायग्राम को, देखो यहाँ पे हमें क्या, ये जो डिस्टेंस वो c/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस c/2 है। तो इसको मैं ऐसे बनाऊं, ये z पॉइंट है हमारे पास में, और ये a पॉइंट है हमारे पास में, ये b पॉइंट है हमारे पास में, a to b, ये a डिस्टेंस है, और एक यहाँ हमारे पास में पॉइंट है जो o पॉइंट है हमारे पास में, और ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास में c/2 है। और इसको ये मिला दें, ये डिस्टेंस भी a है हमारे पास में। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस a है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये एटम टच कर रहे हैं। ये ऊपर वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा है, इस वाले एटम को। तो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इस एटम और इस एटम की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो a है हमारे पास में, ठीक है। इसको कुछ और मत समझना, ये a डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल ये वाली कैलकुलेट करनी है, टोटल ये कैलकुलेट हो जाएगी तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगी, ये कैलकुलेट करनी है हमें। तो ये टोटल, इसको पॉइंट को मान लो y पॉइंट मान लो, इसको x पॉइंट मान लो। तो हमें सबसे पहले ए वाई कैलकुलेट करना है। तो ए वाई क्या होगा हमारे पास में, ये एंगल 30 डिग्री का है, क्योंकि तो पूरा 60 का है। तो यहाँ पे cos 30 की बात करें तो cos 30 कितना होगा हमारे पास में, cos 30 होगा हमारे पास में ए वाई अपॉन, इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, तो cos 30 कितना होगा, ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई कितना होगा हमारे पास में, ए cos 30, और a cos 30 a इंटू √3/2, ये ए वाई डिस्टेंस आ जाएगी। और ax निकालना है, तो जो ax होता है ये सेंट्रोइड पॉइंट है ट्राइंगल का। तो ये 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, जो ax होगा वो होगा 2/3 ऑफ ay कंप्लीट हाइट है ट्राइंगल की। ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला, इसकी कंप्लीट हाइट ay है, तो 2/3 ऑफ ay। तो 2/3 ऑफ ay कितना है, a√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/√3। तो ये जो ax डिस्टेंस है ये a/√3 आ जाएगा, ये a/√3 आ गया, और ये a है। तो ये वाली जो डिस्टेंस c/2 है, तो ये c/2 डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, देखो। तो ये जो c/2 डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में, c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्राइंगल में, AZX में, ट्राइंगल AZX में c/2 का होल स्क्वायर a² माइनस
ए एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स कितना है, ए बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3, तो 3a² 2a² बाय 3, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 4। तो c बाय, अब यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन आ रहा है, तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास में 8/3, तो c बाय ए कितना आ रहा है √8/3। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो c बाय ए आ रहा है हमारे पास में √8/3, ये इसकी जो वैल्यू होती है 1.65 कुछ ऐसी वैल्यू होती है, वो देख लेना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ये रिलेशन निकाला है, रिलेशन बिटवीन जो हाइट है यूनिट सेल की और जो लेटेस्ट पैरामीटर में जो रिलेशन है वो ये है √8/3, c बाय ए इक्वल टू √8/3, तो c आ जाएगा हमारे पास में √8/3 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो c और a की वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी। जो हाइट ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास में और जो लैटिस पैरामीटर है वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है। अब अपने बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। जो यूनिट सेल है हमारे पास में HCP, इसके वॉल्यूम की अपने बात करते हैं। आई थिंक ये सभी चीज़ें क्लियर हुई हो अभी तक वाली। ये कंप्लीट हमने HCP यहाँ पे डिस्कस किया, देख सकते हो ये कंप्लीट HCP स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो तो मैं अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालें, हाइट इंटू बेस वॉल्यूम होगा। ये हमारे पास में HCP यूनिट सेल है, छोटा सा बना देता हूँ। एक ऊपर भी हमारे पास में इस टाइप की लेयर है, बीच वाली बनाने की एक बार जरूरत नहीं है। ये इस टाइप से है। तो हमारे पास में ये जो बेस है, सबसे पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, बेस का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस। अब जो बेस एरिया है हमारे पास में और हाइट हमारे पास में है ही, हाइट हमने c निकाल रखी है, तो बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया, बेस एरिया निकालने के लिए बेस को इस टाइप से बना देते हैं अपने। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने निकाली हुई है, अभी निकाली थी ये वाली डिस्टेंस, ऊपर देख सकते हो ये जो अभी हमने सोल्व किया था ना, ये रही जो ay निकाली थी हमने। क्या हो गया, ये जो ay निकाली थी हमने, ये ay, ये हमने ट्राइंगल की जो हाइट है, जो बेस के अंदर ट्राइंगल आ रहा है उसकी हाइट हमने निकाली हुई है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कंसीडर कर लो, चाहे ये कंसीडर कर लो, चाहे ये कंसीडर कर लो हमारे पास में। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली हुई है, ये हाइट है इसकी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था यहाँ से, ये वाले, ये हमने निकाला हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी हमने हाइट निकाली हुई है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो हाइट होगी वही ये वाली होगी और वही ये वाली होगी, ये तीनों हाइट सेम होगी। तो इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, टोटल 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल का एरिया, बेस एरिया कितना होगा 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है a, इसको बेस मान लेते हैं, ये बेस है हमारे पास में, और हाइट हुआ है हमारे पास में ये वाली, इसको ay ये वाली ले लो, चाहिए हाइट। ठीक है, इसको बेस कंसीडर कर लो a, ये हाइट हो जाएगी। हाइट ay हमने निकाला हुआ, कितना था ay, देख सकते हो यहाँ पे ay था हमारे पास में a √3/2।
a√3/2। ठीक है, तो 2 से ये 2 से 6 3 आ जाएगा हमारे पास में, तो 3√3a²/2 ये बेस एरिया आ जाएगा हमारे पास में। तो वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है 3√3a²/2, हाइट कितनी है c। ठीक है, यदि a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो c/a की वैल्यू हमारे पास में है, तो ये आ जाएगा 3√3a³ इंटू c/a को लिख देंगे √8/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम, ये आ जाएगा हमारे पास में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3a³, √8 को 2√2 लिख देंगे अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3√2a³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3√2a³। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास में इसमें ही है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है HCP के लिए वो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो एटॉमिक पैकिंग इस यूनिट सेल का कितना पोर्शन एटम ने कवर किया हुआ है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो यूनिट सेल हमें गिवन है, कोई भी यूनिट सेल हमें गिवन हो, ठीक है, किसी भी टाइप का, उसमें कितना पोर्शन जो एटम है हमारे पास में, जो बेसिस है, जो लैटिस है, उसने कितना पोर्शन कवर किया है उस यूनिट सेल को, कितना पोर्शन खाली है, वो भी अपने निकाल सकते हैं। तो पोर्शन कवर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r³ ओवर 3√2a³। r है a/2, r की जगह a/2 पुट कर देंगे, विल कम आउट टू बी 6 इंटू 4π/3 इंटू r³ की जगह a³/8 अपॉन 3√2 इंटू a³। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, फटाफट से कैंसिल कर दो इसको और फाइंड आउट करो, देखो क्या आ रहा है। a³ से a³ कैंसिल हो गया तो 6 2, तो 2 और 4 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/3√2, π/3√2 ही आएगा, यही आएगा हमारे पास में π/3√2, और ये आएगा हमारे पास में 0.74, मतलब 74% हमारे पास में 0.74 मतलब 74% हमारे पास में इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा। आई थिंक ये क्लियर है, HCP क्लियर है सभी को। HCP में बस इतना ही है हमारे पास में। ठीक है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई नहीं पूछता तुमसे, बस तुम्हें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए। HCP के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये कंप्लीट HCP है हमारे पास में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए HCP के। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास में स्ट्रक्चर है दैट इज डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये डिस्कस करते हैं। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये काफी इंटरेस्टिंग है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स इसके भी अपने डिस्कस करेंगे।
तो अब अपने डिस्कस करते हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक डायग्राम भी है समझाने के लिए। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं डायमंड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो इट इज नॉट ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे पास में बेसिस है, बेसिस का मतलब जो नंबर ऑफ एटम एक लैटिस पॉइंट पे आ सकते हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट। एक जो एटम होगा वो 0 0 0 पोजीशन पे होगा और दूसरा जो एटम होगा वो बॉडी डायगोनल पे होगा। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज 2 एटम बेसिस। 2 एटम, कौन से एटम? कार्बन के एटम। 2 कार्बन एटम बेसिस। One placed at origin, one placed at origin and second placed at बॉडी डायगोनल। अब ऐसे नहीं भी हर एक बॉडी डायगोनल पे कहीं भी प्लेस कर दिया, बॉडी डायगोनल। तो एक जो एटम होगा हमारे पास में वो ओरिजिन पे प्लेस होगा 0 0 0 पोजीशन पे, और जो दूसरा एटम होगा वो a/4 और a/4 पोजीशन पे प्लेस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक डायगोनल पे इसी पोजीशन पे वो प्लेस होगा, लेकिन एक जनरल वे में अपने बात करें तो इट इज 2 एटम बेसिस। जो हमारे पास में यहाँ पे जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी जो कन्वेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो एफसीसी टाइप की ही होती है, लेकिन ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि ये 2 एटम बेसिस है, ये सिंगल एटम बेसिस नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी इसमें कार्बन के एटम, देखो ये जो डायग्राम देख सकते हो, इसमें जो कार्बन के एटम हैं वो एफसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ये आई थिंक ये डायग्राम विजिबल है सभी को। इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हो, ये हमारे पास में ये जो हमारे पास में ब्लू कलर से तुम्हें दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाले हमारे पास में कार्बन एटम है। ये ब्लू कलर वाले ये कार्बन एटम है हमारे पास में, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये सभी कार्बन एटम है। और ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी पोजीशन पे है, मतलब कॉर्नर्स पे भी है और फेस पे भी है हमारे पास में। देखो ये इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे तुम्हें अभी समझ में आएगा, तुम्हें अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा भाई ये है क्या, लेकिन ऑटोमेटिकली ये देखो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी एकदम। एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास में कुछ जो कार्बन एटम होंगे वो बॉडी डायगोनल पोजीशन पे भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 एफसीसी जो स्ट्रक्चर है वो आपस में पेनिट्रेट कर रही है। देयर आर 2 एफसीसी स्ट्रक्चर विच आर पेनिट्रेटिंग इटसेल्फ। 2 एफसीसी स्ट्रक्चर है वो आपस में पेनिट्रेट करके इस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। और जो 2 एफसीसी स्ट्रक्चर उसमें एक का ओरिजिन 0 0 0 पोजीशन पे है और दूसरी का जो ओरिजिन है वो a/4 और a/4 पोजीशन पे हमारे पास में। तो ये हमारे पास में कोई ब्रेविस लैटिस नहीं है, इट इज नॉट एन ब्रेविस लैटिस। ये हमने ब्रेविस लैटिस में डिस्कस भी किया था कौन कौन से टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो ये कोई भी हमारे पास में ब्रेविस लैटिस नहीं है। और ये क्या है एक्चुअल में? इंटर पेनिट्रेशन ऑफ 2 एफसीसी, 1 at 0 0 and 1 at 1/4 1/4 1/4 पोजीशन। इट इज interpenetration of 2 FCC structure, one at 0 0 0 and another at 1/4 1/4 एंड 1/4 पोजीशन। मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है, एक का ओरिजिन हमारे पास में 0 0 पोजीशन पे होगा तो दूसरे का ओरिजिन हमारे पास में 1/4 लिख सकते हो या a/4 भी इसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस एक्चुअल में इसकी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसमें। देखो इसमें जो एटम की जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास में, समझने की कोशिश करना। यहां तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अब समझने की कोशिश करना इसको, इस डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो यदि हम सिर्फ क्यूबिक स्ट्रक्चर लें, अपने डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यदि हम एक क्यूब लें तो उस क्यूब के अंदर कार्बन एटम किस किस पोजीशन पे प्लेस हो सकते हैं। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें अपने, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में कार्बन की जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, पहले तो डायग्राम समझ में आएगा तभी तो बाकी चीजें कर पाओगे ना। नियरेस्ट नेबर निकालना है, सेकंड नियरेस्ट नेबर निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, वो सारी चीजें तभी निकल पाएगी जब कार्बन की तुम्हें डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा और हर एक कार्बन की पोजीशन के बारे में तुम्हें पता होगा। ये हमारे पास में क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें जो कार्बन एटम होंगे हमारे पास में, वो मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे। इसमें जो कार्बन एटम होंगे वो कुछ कार्बन एटम तो एफसीसी पोजीशन पे होंगे, कुछ कार्बन एटम तो एफसीसी पोजीशन पे होंगे, मतलब कॉर्नर्स पे होंगे। यहाँ कॉर्नर्स, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे, 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 और बाकी फेस पे होंगे। 6 फेस है, तो 6 फेस पे हमारे पास में कार्बन एटम होंगे, पीछे वाले फेस की बना लेना। और हमारे पास में यहाँ पे कुछ जो कार्बन एटम है वो होंगे हमारे पास में अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे। अब ये क्या है? अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे होंगे। अब ये अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन कौन सी होगी? वॉइड का मतलब खाली जगह, स्पेस। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉडी डायगोनल है, ये पोजीशन कौन सी होगी मैं बता देता हूँ। ये जो बॉडी डायगोनल है, मैं बॉडी डायगोनल बना देता हूँ। ये जो बॉडी डायगोनल है ये हमारे पास में इससे a/4 डिस्टेंस, ये टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कुछ डिस्टेंस हो सकती है। अब यहां से यदि इसको ओरिजिन कंसीडर करें तो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे बना लो, यहां से शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो। लेट्स से ये ओरिजिन है हमारा, तो यहां से ये एक बॉडी डायगोनल है हमारे पास में, ठीक है। तो इससे ये जो डिस्टेंस होगी ये a/4 डिस्टेंस होगी। तो a/4 डिस्टेंस पे हमारे पास में यहाँ पे एक कार्बन एटम होगा। इस पोजीशन को अपने कहेंगे अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो, अब देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल पोजीशन का, टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं इसको? अब यहाँ पे ये जो एक फेस पे एटम है हमारे, अब जो हमारे पास में जो अल्टरनेटिव वॉइड पोजीशन होगी वो ये होगी, ये जो डायगोनल है इससे 1/4 पोजीशन पे यहाँ पे एक एटम होगा, कार्बन एटम। और इसको टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो जो 3 फेस के एटम है, ये वाला एक फेस का एटम है, ये वाला एक फेस का एटम है हमारे पास में, और एक ये जो फ्रंट फेस है इसका भी एक एटम होगा जो इस पोजीशन में होगा, ये जो फ्रंट फेस है। तो ये जो 3 एटम इससे मिलके ये जो बनाएगी स्ट्रक्चर, ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को कहेंगे अपने, ये वाली जो शेप होगी, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी ये वाले। ये एक फेस का एटम है हमारे पास में, ये एक फेस का एटम है ये वाला, ये एक नीचे वाला फेस है हमारे पास में, और ये फ्रंट वाला फेस है। इससे जो स्ट्रक्चर बन रही है, और ये कॉर्नर वाला एटम है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये वाली हमारे पास में, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन है हमारे पास में। ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाला एक फेस का एटम है, ये वाला एक फेस का एटम है, ये वाला एक फेस का एटम है, ये इससे कनेक्टेड है। तो 3 नीचे हैं, ये एक सेंटर में है, 3 नीचे हो गए हमारे पास में, और एक ऊपर हो गया हमारे पास में, और ये वो सेंटर वाला हो गया हमारे पास में जो कार्बन है, जो डायगोनल पे है, बॉडी डायगोनल पे है, और ये कॉर्नर वाला हो गया, और ये तीनों फेस वाले होंगे हमारे पास में कार्बन एटम। तो टेट्राहेड्रल पोजीशन को ये फॉर्म करेंगे, तो इस वजह से इसको कह रहे हैं, इस वजह से इसका नाम है अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन, मतलब ये खाली जगह के अंदर है, इस वजह से इसको वॉइड पोजीशन अपने कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव भी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया,
टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन के अलावा अल्टरनेटिव वर्ड यूज किया गया। अल्टरनेटिव मतलब ये बॉडी डायगोनल जब हमने बनाया तो इस बॉडी डायगोनल के 1/4 पोजीशन पे था। जब अब ये वाला बॉडी डायगोनल अपने बनाएंगे इस एटम से, एक बॉडी डायगोनल इस एटम से हमने ये वाला बॉडी डायगोनल बनाया, और ये वाला एटम है, इस एटम से जो बॉडी डायगोनल बनेगा हमारे पास में वो इस टाइप का बनेगा। तो इसके ये 3/4 पोजीशन पे होगा। जो सेकंड बॉडी डायगोनल बनेगा, एक बॉडी डायगोनल जो हमने बनाया उसके 1/4 पोजीशन पे था, जो दूसरा बॉडी डायगोनल बनाएंगे उसके 3/4 पोजीशन पे होगा। अब जो थर्ड बॉडी डायगोनल बनाएंगे इस टाइप के, इसके दोबारा 1/4 पोजीशन पे होगा। जो फोर्थ बॉडी डायगोनल बनाएंगे उसके 3/4 पोजीशन पे होगा। तो इस वजह से इसको कह रहे हैं अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन। पहले 1/4 पोजीशन पे होगा, फिर 3/4 पोजीशन पे होगा, फिर 1/4 पोजीशन पे होगा, फिर 3/4। 1/4 3/4 का मतलब जो बॉडी डायगोनल की जो कंप्लीट लेंथ है उसकी 1/4 पोजीशन कौन सी होगी, उसकी 3/4 पोजीशन कौन सी होगी। आई होप ये समझ में आया हो। इस वजह से इसको कह रहे हैं अल्ट्राहेड्रल अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन। अब इस डायग्राम को देखो, अब इस डायग्राम को यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में कार्बन एटम है जो एफसीसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर है, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे है और अल्टरनेटिव है। इस डायगोनल पे, इस डायगोनल की बात करें यहाँ पे देखो, इस डायगोनल की बात करें तो इस डायगोनल के ये 1/4 पोजीशन पे है। उसके बाद में ये डायगोनल यदि बनाए तो इस डायगोनल के देखो 3/, यहाँ से ये डायगोनल शुरू हो रहा है। मैंने नीचे से शुरू किए हैं वो एटम, तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। पहले ये एटम ले लिया हमने, फिर दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, फोर्थ ये ले लिया, तो 4 डायगोनल इन चारों एटम से बना देंगे। मैंने नीचे से शुरू किया था 1 2 3 4, किसी भी टाइप से शुरू कर सकते हो। 1 से शुरू किया, ये एक डायगोनल बना, इस डायगोनल के 1/4 पोजीशन पे है। सेकंड से शुरू किया तो ये डायगोनल बना, बॉडी डायगोनल, इस डायगोनल के 3/4 पोजीशन पे, यहाँ से देखो 3/4 पोजीशन है ना, ये 3 से शुरू किया तो ये बॉडी डायगोनल इसके 1/4 पोजीशन पे है। 4 से शुरू किया तो ये हमारे पास में बॉडी डायगोनल इसके 3/4 पोजीशन पे है। तो 1/4 3/4 1/4 3/4 इस टाइप से ये हमारे पास में देखने को मिलेगा। आई होप ये समझ में आया हो तुम्हें, इसकी जो पोजीशन है इस वजह से। और टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक टेट्राहेड्रल पोजीशन को फॉर्म कर रहा है, इस वजह से उसको अपने टेट्राहेड्रल कह रहे हैं। आई थिंक इतना समझ में आया हो तुम्हें अभी तक, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नियरेस्ट नेबर की। नियरेस्ट नेबर कितने होंगे डायमंड क्यूबिक में। इसको एक डायग्राम और भी बना सकते हैं। यदि इसका फ्रंट, इसको ऊपर से देखें, यदि इसको ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा। यदि उसको देखें अपने ऊपर से देखने पर एटम की पोजीशन क्या क्या होगी, उसको अपने बनाएं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। जो तुम्हारी बुक में भी डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है, ये ऊपर से अपने देख रहे हैं। इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा, अब ऊपर से देखेंगे तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हमारे पास में 2 एटम होंगे। कौन कौन से एटम होंगे, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे 2 एटम होंगे, एक ये वाला होगा, एक जस्ट नीचे वाला होगा। तो इसको लिख देंगे 0 और 1। 0 का मतलब है यहाँ पे कि वो 0th पोजीशन पे है। यदि अपने इसको जेड एक्सिस ले, जो ऊपर वाली ये एक्सिस, इसको यदि जेड एक्सिस कंसीडर करें तो जेड इक्वल टू 0 पे एक एटम है और जेड इक्वल टू 1 पे भी एक एटम है, तो 0 1 लिख दिया। तो इसको भी 0 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 एटम है, एक 0 पोजीशन पे, एक 1 पोजीशन पे है। यदि जेड एक्सिस की बात करें तो इसको भी अपने 0 1 लिखेंगे, ये भी हमारे पास में 0 1 होगा। और इसकी बात करें इस एटम की, तो ये जो हमारे पास में यहाँ जो एटम बनाया है वो कौन सा वाला है, यहाँ जो एटम बनाया वो है इस फेस वाला। इस फेस पे जो एटम है वो कितनी पोजीशन पे, जेड एक्सिस से वो कितनी पोजीशन पे, हाफ पोजीशन पे है, या a/2। जेड एक्सिस ऊपर देखें इसको, ये ओरिजिन लें अपना, ये जो नीचे वाला प्लेन है इसको अपने जेड इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो जेड इक्वल टू कितना पड़ा, ये हाफ पोजीशन। और इस लाइन में कितने एटम है, एक ही एटम है, तो एक ही एटम है हाफ पोजीशन भी। यहाँ पे 2 थे 0 1, यहाँ पे भी 2 थे 0 1, यहाँ पे एक ही एटम है हाफ। तो ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे भी एक होगा हाफ
यहाँ पे भी एक होगा हाफ, और यहाँ पे भी एक एटम होगा हाफ। हाफ का मतलब है वो ग्राउंड से Z/2 या A/2 पोजीशन पे है। और यहाँ पे यदि हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पे यदि 1/4 है तो यहाँ पे 3/4 होगा। यहाँ पे हमारे पास में 1/4 होगा, यहाँ पे हमारे पास में 3/4 होगा। तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यदि 1/4 तो 3/4, 1/4 3/4, यहाँ पे 3/4 भी लिख सकते हो, 3/4 1/4 3/4 1/4। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो इसको। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ये डायग्राम है, ये एक तरीके से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया, इतना यूजफुल डायग्राम नहीं है, फिर भी ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कई बार समझ में नहीं आता डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं तो। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नियरेस्ट नेबर एटम। तो नियरेस्ट नेबर एटम हमारे पास में यहाँ पे कितने होंगे डायमंड क्यूबिक में, एक बार सोचो और बताओ नियरेस्ट नेबर एटम कितने हो सकते हैं, यहाँ पे कितने होंगे, देखो एक बार निकाल के देखो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नियरेस्ट नेबर एटम। ये जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारे पास में, इसमें नियरेस्ट नेबर एटम कितने होंगे हमारे पास में, कौन कौन से नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। यदि अपने ओरिजिन को, अपने एफसीसी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, उसमें जो ओरिजिन है हमारा, ठीक है, उसको अपने ये एटम कंसीडर करें अभी, यदि अपने इस एटम को देखें तो इस एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हो सकते हैं इस एटम के। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन वाला है वो सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि ये वाला तो a डिस्टेंस पे है, लेकिन ये वाला A/4 डिस्टेंस पे, कितना A/4 पे भी नहीं है ये, कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि बॉडी डायगोनल की जो टोटल लेंथ होती है वो √3a होती है, तो √3a/4 डिस्टेंस पे है ये वाली जो डिस्टेंस होगी √3a/4, तो a डिस्टेंस से तो काफी नजदीक है, और √3a/4 डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे एक क्यूब तो होगा नहीं, बहुत सारे क्यूब होंगे। देखो ये हमारे पास में एक क्यूब है, तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सबसे पास में ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पे एक और क्यूब होगा, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे एक और क्यूब होगा, लेकिन अल्ट्रा, अब जो टेट्राहेड्रल पोजीशन जो हमारे पास में अल्टरनेटिव वॉइड पोजीशन है, टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन है हमारे पास में, उसमें भी वो अल्टरनेटिव पॉइंट पे है, एक पास में है तो दूसरा दूर में, दूसरा जो बॉडी डायगोनल वाला है वो दूर में है। तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक क्यूब, टोटल 8 क्यूब होंगे, लेकिन 8 में से 4 क्यूब ऐसे होंगे जिनमें जो अल्टरनेटिव जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है वो इस ओरिजिन वाले के पास में होगी। वैसे तो यदि हम डायगोनल के सभी पॉइंट पे रखें, यहाँ पे भी रख दें, यहाँ पे भी रख दें, यहाँ पे भी रख दें, अल्टरनेटिव ना करें उसको, तब तो 8 नियरेस्ट नेबर होंगे। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन, तो इस वजह से एक ये होगा, एक यहाँ पीछे होगा, इस क्यूब में बना देंगे, एक यहाँ होगा हमारे पास में, एक पीछे वाले क्यूब में बना देंगे, ऐसे टोटल 4 होंगे हमारे पास में, 8 नहीं होंगे, क्यूब 8 है हमारे पास में, लेकिन जो हमारे पास में नियरेस्ट नेबर होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि वो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे है, इस वजह से ये 4 होंगे हमारे पास में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी अभी मैंने बताई थी, जो डिस्टेंस होगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो होगी √3a/ कितनी होगी 4, क्योंकि बॉडी डायगोनल की जो टोटल लेंथ है वो है √3a, और वो किस पोजीशन पे, 1/4 पोजीशन पे, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, तो √3a/4 ये हमारे पास में होगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, देखो सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा है हमारे पास में, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे हमारे पास में, सेकंड नियरेस्ट नेबर इसके पास में सबसे जो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो फेस वाला है, और फेस में हमें पता है सेकंड नियरेस्ट नेबर ये फेस वाला एटम है, ये वाला एटम, तो एक इस फेस पे होगा, एक इस अब यहाँ पे देखो सेकंड नियरेस्ट नेबर की मैं बात करूं, इसमें ही मैं बना देता हूं,
ये फेस वाले एटम हैं, एक इस फेस पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक इस फेस पे होगा, और एक पीछे फेस होगा उस पे भी होगा हमारे पास में। यहाँ पे देखो इस टाइप से समझने की कोशिश करना इसको। ये यहाँ पे एक फेस होगा, इस पे एक होगा, और यहाँ पे एक पीछे फेस होगा, इस पे एक होगा। तो चार तो इस प्लेन के अंदर ही होंगे। फिर हमारे पास में अब यहाँ पे भी तो फेस बन रहे हैं, ये वाले, ये वाला एक फेस का है, ये वाला एक फेस का है, और एक ये अंदर वाला है, और एक ये वाला, चार फेस ही है। यहाँ पे तीन प्लेन बनेंगे, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। और इसमें भी चार होंगे, इसमें भी चार होंगे, इसमें भी चार होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। और कितनी डिस्टेंस पे होंगे? a/√2 डिस्टेंस पे होंगे। समझ में आ रहा है? ये देखो इस टाइप से है ना, ये वाला सेंटर वाला है, एक ये फेस है, ये एक प्लेन कंसिडर कर लो, तो ये चार हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा ही एक प्लेन इधर होगा, ऐसा ही एक प्लेन ये होगा, तो ये भी चार होंगे। और ऐसा ही एक प्लेन हमारे पास में, एक तो ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, टोटल कितने प्लेन है? एक्स जेड, एक्स वाई और वाई जेड, ऐसे टोटल तीन प्लेन होंगे हमारे पास। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और कौन सा होगा? एक ये हो गया हमारे पास में एक्स वाई जेड, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया हमारे पास में एक्स जेड प्लेन, और एक होगा हमारे पास में एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन ये हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन होगा। इसमें भी चार होंगे, टोटल कितने होंगे? 12। डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस देख लो, टोटल होती है √2a, तो ये हाफ कितनी होगी? √2a/2, a/√2। तो ये हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट जो नेबर होंगे उनकी डिस्टेंस होगी। अब अपने बात करें यहाँ पे जो रिलेशन होगा लैटिस पैरामीटर और जो हमारे पास में रेडियस है एटम की, जो रेडियस और जो लैटिस पैरामीटर में जो रिलेशन है वो क्या होगा? रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड एटॉमिक रेडियस, क्या रिलेशन होगा? देखो रिलेशन की बात करें तो हमें पता है बॉडी डायगोनल पे है नियरेस्ट नेबर में, और वो उसको टच कर रहा है, तो वहीं से निकाल लो। ये हमारे पास में है, और ये बॉडी डायगोनल तो इसकी 1/4 पोजीशन पे रखा हुआ, ये इसको टच कर रहा है, ये ऐसे नहीं भी टच नहीं कर रहा, ऐसे मत समझना कि ये सर टच नहीं कर रहा इसको, ये टच कर रहा है इसको, ये इसको टच करता हुआ जा रहा है। एक बार तो ऐसे ही बना देता हूं मैं, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से बना सकते हो। ये बॉडी डायगोनल है, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो √3a है। तो यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाली टोटल डिस्टेंस ये है √3a/4, क्योंकि 1/4 पोजीशन पे है, तो ये किसके इक्वल है? 2r के इक्वल है। तो r कितना हो जाएगा? √3a/8। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास में, r = √3a/8, दिस विल बी द रिलेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार नोट करो इसको, आगे मैं लिखवाता हूँ बाकी टर्म। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें तो वो कितने होंगे? निकालो, फटाफट से निकालो। पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे हमारे पास में? फेस सेंटर्ड है, 4 तो डायरेक्ट हो गए, और 4 अल्टरनेटिव वॉइड वाले हो गए, टोटल 8 हो जाएंगे। सिंपल है, ठीक है। देखो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे, 4 तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 8 कॉर्नर वाले होंगे 1/8 × 8, फेस वाले होंगे 1/6 इंटू 1/2 × 6, 6 फेस होंगे, और 4 अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे है, क्योंकि अल्टरनेटिव वॉइड पोजीशन पे है, एक डायगोनल पे एक ही है, 4 डायगोनल है तो 4 होंगे। यदि एक डायगोनल पे 2 होते
तो टोटल 8 होते, लेकिन एक डायगोनल पे एक ही है हमारे पास, तो टोटल कितने होंगे 8। ठीक है, तो हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे 8। ठीक है, नाउ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें। व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा हमारे पास में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 8, एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब ओवर यूनिट, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका जो वॉल्यूम है ए क्यूब, 8 इंटू 4/3 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा, अभी हमने निकाला था, आर की जगह आ जाएगा √3a/8, √3a/8 का क्यूब ओवर ए क्यूब, तो विल कम आउट टू बी 8 इंटू 4π/3 इंटू 3√3, का क्यूब को 3√3 लिख सकते हैं, ए क्यूब ओवर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4π√3 अपॉन 8 इंटू 8, 4 से 2, तो √3π/16, आई थिंक यही आ रहा है, हाँ √3π/16 ये होगा 0.34, तो 34% होगा। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो 34% होगा। इट इज नॉट ए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यों नहीं है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? क्योंकि यहाँ पे देखो, यदि एफसीसी होता सिंपल, तो एफसीसी होता तो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती, लेकिन जो वॉइड पोजीशन पे जो हमारे पास में जो टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे जो कार्बन एटम आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो फेस वाले एटम हैं उनको टच होने से रोक रहे हैं। ठीक है, उनका गैप, वो अंदर का जो गैप है वो बढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको ओपन कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन फॉर्म में कर रहे हैं। एफसीसी बहुत ज्यादा क्लोज फॉर्म में है। डायमंड जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी से क्लोज नहीं है, वो लूज पैक स्ट्रक्चर है, डायमंड क्यूबिक लूज पैक स्ट्रक्चर, बट स्टिल डायमंड की स्टेबिलिटी है वो काफी हाई है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में जो टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे जो कार्बन एटम है वो उसको लूज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उसको, इस वजह से इसका जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो 34% है, और ये लूज पैक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये डायमंड वाला तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड। देखो, अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट केस है हमारे पास में, एक सेकेंड। तो जो नेक्स्ट केस है हमारे पास में वो है हमारे पास में यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज सोडियम क्लोराइड, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो थर्ड टाइप का हमारे पास में आज के लेक्चर में हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए, HCP हमने डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें हमारे पास में ये एक मॉलिक्यूल है जो सोडियम क्लोराइड है। इसमें जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन है, और जो क्लोराइड है वो एक नेगेटिव आयन है। और जो क्लोराइड है इसका जो साइज है, क्लोराइड आयन का जो साइज है वो सोडियम आयन के साइज के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस साइज, ये जो साइज है ये भी मैटर करता है कि जो क्लोराइड आयन को कौन, मतलब हमारे पास में Cl है, जो हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल में कोई एक आयन है जिसका साइज बड़ा है, तो वो जो साइज बड़ा होने की वजह से वो किस पोजीशन पे होंगे वो मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होगी वो यहाँ पे बेसिकली 2 FCC स्ट्रक्चर होगी। 2 यहाँ पे FCC होंगे और दोनों आपस में इंटरपेनिट्रेट करेंगे, दो FCC स्ट्रक्चर होगी जो आपस में इंटरपेनिट्रेट करेगी। कैसे होगी वो उसको मैं बना देता हूँ, एक बार स्ट्रक्चर को अपने समझ लेते हैं। यदि स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई, एटम कहाँ प्लेस किए वो अच्छे से समझ में आ गया, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमारे जो भी सेकंड नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर की यदि अपने बात करें तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्यूबिक स्ट्रक्चर है एक,
इसमें जो Cl एटम होंगे हमारे पास में वो फेस पे होंगे, ये Cl है हमारे पास, सॉरी Cl फेस सेंटर्ड होंगे हमारे पास में, ये Cl होगा हमारे पास में, ये Cl होगा हमारे पास में, ये Cl होगा हमारे पास में, एक ये Cl होगा हमारे पास में, ये भी Cl होगा, ये भी Cl होगा और ये भी Cl होगा। इसके अलावा फेस पे भी हमारे पास में Cl होगा, हर एक फेस पे। ठीक है, ये हमारे पास में Cl होंगे, फेस पे भी होंगे और कॉर्नर्स पे भी होंगे, हर एक फेस पे होगा, पीछे वाले फेस पे भी होगा और फ्रंट वाले फेस पे भी होगा। तो जो Cl एटम है वो FCC पोजीशन पे होंगे, जो Cl एटम है वो FCC पोजीशन पे होंगे। और यदि सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम जो एटम होगा हमारे पास में वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होगा, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। अब ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होगी हमारे पास में, इसके जो ये एक्सिस है, ये जो एंड है हमारे पास में, ये जो साइड है, इसके साइड पे होगा हमारे पास में सोडियम। ये सोडियम होगा हमारे पास में, अलग पेन से बना देता हूँ क्लियर रहे। ये सोडियम होगा, ये सोडियम होगा, ये सोडियम होगा, 4 यहाँ होंगे, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, लेकिन ये आपस में टच कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं भाई ये टच नहीं कर रहे, ये आपस में सभी टच कर रहे होंगे। और एक इसके सेंटर में होगा, जो Cl है वो सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में सोडियम होगा। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में सोडियम होगा, और जो हमारे पास में Cl होगा वो ये Cl होगा, ये Cl होगा, ये Cl होगा। तो इस पोजीशन को अपने कहेंगे ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। दिस पोजीशन इज सेड टू बी दैट ग्रीन कलर, ये जो हमारे पास में ग्रीन कलर की ये जो पोजीशन है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है। और जो सेंटर है उसमें भी सोडियम होगा। तो सोडियम कितने होंगे हमारे पास में? एक सेंटर पे है, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सोडियम होंगे और 12 ही Cl होंगे। लेकिन इसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर आ रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना, वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा ही देखो दूसरा क्यूब बनाओगे तुम यहाँ पे इसके साइड में, लेट्स से एक और क्यूब बनाओगे, तो ये क्यूब जैसे बनाओगे तुम इस टाइप से, सही नहीं बनाइए, इस टाइप से और क्यूब बनाओगे एक, तो यहाँ पे भी तुम एटम बना सकते हो। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा, और यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा। और Na की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में Na होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ पे Na होगा, यहाँ Na होगा। ठीक है, ये Na होंगे। तो यहाँ से यदि सिर्फ Na को मिलाएं, सिर्फ Na को यदि अपने मिलाएं, यहाँ पे देखो ये जो Na है, यहाँ पे क्यूब बनाएं, ये वाला क्यूब, और Cl को बीच में रखें, ऐसे भी अपने बना सकते हैं ना। लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हो तुम, कोई अलग पेन से बना देता हूं मैं, ये वाली जो पोजीशन है, ये Cl, ये Na होंगे हमारे पास में, ये Na होगा। ठीक है, ये Na होगा। इस टाइप से भी अपने इसको बना सकते हैं, इस टाइप से। ये क्यूब होगा जिसमें जो Na है वो कॉर्नर और फेस पे होंगे, और जो हमारे पास में जो Cl है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, इस टाइप से भी इसको डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी। वैसे Cl यदि एक सिंपल क्यूबिक की बात करें, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, यदि एक क्यूब कंसिडर करें, उसमें FCC पोजीशन पे Cl होंगे और जो सोडियम है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने, जो हमारे पास में सोडियम है ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होंगे, Cl FCC पोजीशन पे होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर होगी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास में नॉन परमिटिव होगी। नॉन परमिटिव क्यों होगी? क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो एक से ज्यादा होंगे, और जो हमारे पास में एटम है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं है, कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशन पे भी है। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ
एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बताओ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे? यदि अपने बात करें, अलग अलग की बात कर लेते हैं, एटम की बात कर रहे हैं तो सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे वो कितने होंगे? देख सकते हो, सोडियम में यदि इस यूनिट सेल की बात करें एक सिंगल की, एक तो सेंटर में होगा सोडियम का और बाकी एज पे होंगे। जो एज पे होंगे हमारे पास में, ये जो सोडियम एज पे है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे जो सोडियम है, इसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर होगा? ये जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे है, ये जो सोडियम है ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे, इसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर है? इसका 1/4 पोजीशन, इस क्यूब का 1/4 पार्ट इस क्यूब के अंदर है। इस एटम का, इस सोडियम एटम का 1/4 हिस्सा है। देख सकते हो, इसको विजुलाइज कर सकते हो इजिली। 1/4 हिस्सा इसके अंदर है, तो ये टोटल कितने? 12। तो एक तो डायरेक्ट सेंटर में हमारे पास में 1 प्लस 1/4 इंटू 12, तो ये 4 हो जाएंगे। Cl की बात करेंगे तो Cl तो FCC बना रहा है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, तो ये हमारे पास में 4। तो सोडियम के भी हमारे पास में 4 नंबर ऑफ एटम होंगे एक यूनिट सेल में, और जो Cl है उसके भी हमारे पास में 4 नंबर ऑफ एटम होंगे। और टोटल मॉलिक्यूल की बात करें, टोटल मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल, टोटल मॉलिक्यूल एक सोडियम और Cl दोनों से मिलके बनता है, तो Na और Cl दोनों से मिलता है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे? 4 होंगे हमारे पास में इस यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मतलब सोडियम और Cl दोनों कंबाइन। तो टोटल 8 है, Na भी 4 है, Cl भी 4 है, लेकिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 2 हमारे पास में टोटल 4 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल सोडियम और Na और Cl दोनों को कंबाइंड करके मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें नियरेस्ट नेबर एटम की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात करें अपने, तो सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? ये हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। इसमें यदि हम इसको ओरिजिन कंसीडर करें या किसी को भी कर सकते हैं, ये सोडियम है, ये Cl है, ठीक है, और ये हमारे पास में Cl है, ये भी हमारे पास में Cl है, ठीक है, और ये हमारे पास में सोडियम है, और ये हमारे पास में सोडियम है, ये हमारे पास में सोडियम है, ठीक है, ये हमारे पास में सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है, और ये हमारे पास में Cl है। तो जो सोडियम, तो इसको अपने ओरिजिन कंसीडर करें, तो इसके सबसे पास वाला एटम कौन सा है? क्या ये Cl वाला है, या ये सोडियम वाला है, ये सोडियम वाला है, या ये सेंटर वाला सोडियम वाला? इसके सबसे पास में, Cl के सबसे पास में जो Cl का नियरेस्ट नेबर है वो सोडियम है। कितनी डिस्टेंस पे? a/2 डिस्टेंस पे है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर की बात करें, नियरेस्ट नेबर फॉर Cl इज सोडियम एट a/2 डिस्टेंस। तो a/2 डिस्टेंस पे सोडियम का जो नियरेस्ट नेबर होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, सोडियम का जो नियरेस्ट नेबर होगा वो हमारे पास में Cl होगा। सॉरी, Cl का जो नियरेस्ट नेबर होगा सोडियम होगा, और सोडियम का नियरेस्ट नेबर Cl होगा। और कितने होंगे हमारे पास में? Cl के नियरेस्ट नेबर सोडियम है, तो सोडियम एक तो इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक पीछे होगा, एक फ्रंट होगा, एक और पीछे होगा, तो टोटल 6 नियरेस्ट नेबर होंगे, टोटल 6 नियरेस्ट नेबर। और किस डिस्टेंस पे होंगे हमारे पास में? a/2 डिस्टेंस पे होंगे हमारे पास में। क्लियर है यहां तक? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी? a/2। अब a/2 नहीं पता, ये हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की है, तुम यहाँ पे आई थिंक देख सकते हो, ये जो है ये a/2 नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज नॉट a/2 एट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक्सिस है, ये वाली कोई एक्सिस ले लो या ये वाली एक्सिस ले लो, ये कोई भी एक साइड ले लो क्यूब की, तो ये जो क्यूब की साइड है हमारे पास में,
इसमें ये जो पॉइंट है ये हमारे पास में Cl है, फिर इसमें बीच में एक सोडियम होगा, फिर एक Cl होगा, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे सोडियम होगा और Cl होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये है RCl, और ये जो डिस्टेंस है ये है RNA। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक की, ये होगी RNA प्लस RCl, और ये a/2 होगी हमारे पास में। बात समझ में आ रही है? RNA प्लस RCl और ये a/2 डिस्टेंस होगी। तो ये एक रिलेशन भी लिख सकते हो। वैसे a/2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस a है हमारे पास में, तो RNA प्लस RCl, क्योंकि ये जो Na है वो छोटा होगा और Cl बड़ा होगा, Cl का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल a/2 डिस्टेंस होगी हमारे पास में। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज सेकंड नियरेस्ट नेबर। इसी डायग्राम से देख सकते हो सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें अपने, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कौन से होंगे? इसकी बात करें, इस Cl की बात करें तो इसकी सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कौन सा होगा? इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में होगा, इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा हमारे पास में जो Cl है, इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा ये वाला Cl। ठीक है, और ये वाला Cl, ये Na नहीं होगा, Cl का जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो Cl ही होगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ Cl इज फेज सेंटर्ड Cl, जो फेज पे Cl होगा वही होगा। और कितने होंगे टोटल? 12 होंगे। कैसे 12 होंगे? क्योंकि वही XZ प्लेन, YZ प्लेन, XY प्लेन, 3 प्लेन होंगे ना। ये एक प्लेन होगा हमारे पास में, ये Cl है तो ये एक प्लेन है, ये Cl है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 4 तो ये होंगे। ऐसे कितने प्लेन होंगे? 3 प्लेन होंगे, 4 तो ये 12, तो 12 होंगे हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर Cl के। ऐसे ही सोडियम के जो हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे, सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ सोडियम, सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ सोडियम, वो खुद सोडियम होगा एक, और कितने होंगे? ये भी 12 होंगे। और कितनी डिस्टेंस पे होंगे? ये जो डिस्टेंस होगी ये a/√2 डिस्टेंस होगी। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2 डिस्टेंस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे तो a³ है, लेकिन इफेक्टिव वॉल्यूम अपने बात करें, वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पे देखो यदि इसको परमिटिव यूनिट सेल हमें बनाना है, इसमें से कौन सा इतना पोर्शन होगा जो परमिटिव यूनिट सेल को फॉर्म करेगा? अब यदि यहाँ पे देखो इन चारों एटम को यदि अपने मिला दें, यहां से एक क्यूब बना सकते हैं अपने अंदर, तो ये क्यूब बना सकते हैं अंदर छोटा सा। ठीक है, ये जो छोटा वाला क्यूब है हमारे पास में, इसको यहां बना देता हूं मैं। इसके इस कॉर्नर पे हमारे पास में Na, इस कॉर्नर पे Na, ठीक है, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे है Na, और यहाँ पे हमारे पास में Cl, यहाँ है हमारे पास में Na, यहाँ Na है, और यहाँ है हमारे पास में Cl। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में Na। ये वाला क्यूब जो है, देखो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे यहाँ पे Na नहीं होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा। Na 4 Na और 4 Cl। तो ये जो क्यूब होगा ये अंदर वाला, इसको अपने कहेंगे परमिटिव यूनिट सेल, परमिटिव यूनिट सेल। इसके बारे में भी तुम सेम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ये परमिटिव यूनिट सेल होगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस परमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल इनसाइड NaCl cubic
स्ट्रक्चर जो इनसाइड है परमिटिव यूनिट सेल, वो इसमें क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में A³/4, क्योंकि 1/4 है इसका, ये जो कंप्लीट यूनिट सेल है इसका ये 1/4 हिस्सा देख सकते हो। ऐसे 4 परमिटिव यूनिट सेल बना सकते हो इसके अंदर तुम, ठीक है, जो परमिटिव की तरह बिहेव कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम है A³। अब अपने बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमने निकाल लिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास में 4। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे अपने मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात करें, मॉलिक्यूलर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मॉलिक्यूल कितने 4, वॉल्यूम कितना A³, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी 4/A³। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में। और बात करें अपने यदि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, तो व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? APF। और हमारे पास में APF कैलकुलेट करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम एटम 4, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई RNA³ प्लस इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl 4 पाई RCl³ ओवर A³। ये हमारे पास में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा। यहां से तुम कैलकुलेट, अब हमारे पास में रिलेशन भी RNA प्लस RCl, ये हमारे पास में A/2 है। इस रिलेशन का भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। 4 पाई बाहर निकाल लिया, 4 पाई इंटू 4/3 बाहर निकाल लिया, RNA³ प्लस RCl³ ओवर A³ की जगह अपने पुट कर देंगे 2 इंटू RNA प्लस RCl, ये A को पुट कर देंगे तो A³ की जगह आ जाएगा 2³ RNA प्लस RCl³। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 2³ 8 आ जाएगा, ऊपर 2π/3 रह जाएगा, 2π/3 क्योंकि नीचे 8 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 है तो 2π/3 रह जाएगा। RNA³ प्लस RCl³ और यहाँ पे आ जाएगा RNA प्लस RCl³। ये हमारे पास में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा, जो इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। रेडियस हमें यदि गिवन होगी तो वो कैलकुलेट, अपने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो और मॉलिक्यूल है हमारे पास में, जैसे KCl हुआ, KBr हुआ, AgBr हुआ, वो भी सेम टाइप की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। KCl, KBr, AgBr, ये सभी NaCl की टाइप की स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। फिर भी कोई बचा हो तो देख लेना, बता देना, मैं कवर कर लूँगा। और अब समझ आ गया तो कोई भी पॉइंट कैलकुलेट भी कर सकते हो, गूगल सर्च कर लेना डायरेक्ट। कोई भी पॉइंट मान लो मिस हो रहा तो मैं जानना हो भाई सोडियम क्लोराइड का ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, तो डायरेक्ट गूगल करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसको समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों है। यदि स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गई तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, यदि तुम्हें दिमाग में स्ट्रक्चर तुम्हारी क्लियर है। लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा जिसमें सभी का कंपैरिजन होगा, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करेंगे उन सभी का कंपैरिजन हो जाएगा। एक बड़ी टेबल बनवा दूंगा जिसमें सारे पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट से मॉलिक्यूलर डेंसिटी, सेकंड नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये सारी चीज़ें, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में एक टेबल में लिख दूंगा। तो क्लियर है। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास में नेक्स्ट होगा वो होगा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में जिंक सल्फाइड डिस्कस करेंगे, ठीक है।